तो हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शिवांश श्रीवास्तव है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। ये चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, इसका नाम है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, आज सो रहे थे कल सुबह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, नहीं ऐसा नहीं। उसका कोई बेसिक था, धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ। और ये चैप्टर हर एग्जाम्स में, हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। एफ कैट ले लो, उसमें आता है, सीडीएस में आता है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स में आता है, डिफेंस के हर एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम्स में आता है, यूपीएससी के एग्जाम्स में आता है, रेलवे एग्जाम्स में आता है। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा एक यूनिट वाइज। ये फर्स्ट यूनिट ये, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था वो दो पार्ट में हुआ था हमारे इंडिया में। पहला कंपनी रूल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। उसके बाद क्राउन रूल था जब ब्रिटेन की सरकार डायरेक्ट रूल कर रही थी। तो यूनिट वन में जो भी एक्ट है, जो भी आर्टिकल्स है, वो सारे कंपनी रूल वाले हैं। 1858 के बाद जब 1857 में हमारी पहली आजादी की लड़ाई हुई थी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं कई लोग, वो हुआ था। तो उसके बाद 1858 में एक्ट पास करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहते हैं उसे पास करके क्राउन ने डायरेक्ट रूल ले लिया था कंपनी से। ठीक है, तो यूनिट वन में वो सारे एक्ट्स हैं जो कंपनी रूल के अंदर बनाए गए थे। जो आज हम बेसिकली कवर करेंगे वो ये सारे रूल्स हैं। पहला, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई। स्टार्टिंग ऑफ कंपनी रूल, कि ब्रिटिश क्राउन का ही क्यों, ब्रिटिश कंपनी ही क्यों। हमारे इंडिया में तो बहुत सारी कंपनी आई थी, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, पुर्तगीज आए थे, इन सब का क्यों नहीं, आखिर वाई ब्रिटिश ओनली। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो फर्स्ट एक्ट हुआ था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो ये है पहला बात, रॉयल चार्टर ऑफ 1600। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी से या ब्रिटेन की क्राउन से एक चार्टर मिला। उसमें ये था कि अब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी इंडिया के तरफ से सारे ट्रेड पे। ठीक है, तो इनके साथ और कोई compete करने नहीं आएगा। तो ये मेन बात है। एक बात ये कि ये प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो मेन बात ये चार्टर एक्ट की ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, द न्यू कंपनी वुड बी मोर देन अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, ये ट्रेडर्स से स्टार्टिंग से ही हमेशा ज्यादा थे। जब ये चार्टर एक्ट मांगने गए थे क्वीन से, तो उन्होंने ये बोला था कि हम मतलब व्यापार तो करेंगे, हम ट्रेड तो करेंगे, उसके साथ साथ हम ब्रिटिश एम्पायर का प्रचार प्रसार भी करेंगे। ठीक है, हम कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसको भी हम लोग आगे फैलाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी विद अ सिंगल स्टॉक ऑफ मनी। तो ये बात, ये देखो जो मेन बात है, टू हायर शिप्स, पे सोल्जर्स, बिल्ड फैक्ट्रीज। एज सेवन और 17th सेंचुरी के मर्चेंट जो फैक्ट्रीज को कहते थे वो कहते थे वेयर हाउसेज। ठीक है, तो ऑल्सो बाय गुड्स प्लीज ओन अकाउंट, ये सब तो काफी नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक मेन बात ये, जो लास्ट जो ये लाइन लिखी हुई है, इट कुड इवन साइन इट्स ओन ट्रीटीज विद लोकल रूलर्स। ये एकदम खतरनाक बात है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाकी सारे प्राइवेट कंपनी से या बाकी सारे ट्रेडिंग कंपनी से अलग बनाती है। जैसे आज की हम बात ले लें, आज की कंपनी, जैसे फॉरेन कंपनी टेस्ला इंडिया में आती है, कोई अपना फैक्ट्री खोले, इंडिया कह भी रही है कि भाई वी हैव इनफ रिसोर्सेज, तो आप आइए इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए, इंडिया में बेचिए। तो मान लो टेस्ला की कंपनी यहाँ पे आती है, उसको ये सारे राइट दे दिए कि अपने यहाँ पे सोल्जर रख ले, शिप्स हायर कर ले, और यहाँ तक कि लोकल रूलर से वो खुद ही संधि कर ले। ठीक है, तो ये काफी डेंजरस हो जाएगा हमारी सिक्योरिटी के लिए। और ऐसा उस वक्त भी हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लोकल लोकल रूलर से अपने अपने ट्रीटीज कर ली और काफी ऊपर चले गए। ठीक है, बाकी तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब तो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चार्टर लेके अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कैप्टन रसल जैसे लोग हैं। ठीक है, तो कैप्टन रसल लोग हैं, इन्होंने बोला कि भाई हम व्यापार करने हैं, वी आर ट्रेडर्स। और हमारे किंग्स काफी दयालु थे भाई, हमारे इधर तो हमारी इंडियन कल्चर ही है, अतिथि देवो भव। और हम पहले से भी ट्रेड किए जा रहे थे फॉरेन कंट्री से। अरब्स का हमारे साथ ट्रेड था, पुर्तगीज आया हुआ था, वास्को ड गामा पहला आदमी आया हुआ था, उससे हमारा उससे चक्कर में पुर्तगीज से हमारा ट्रेड था। तो राजा बोले कि हाँ भाई आ जाओ, इनको क्या पता था। और हमारे कॉमन मैन, मेरे देश की मिट्टी सोना होंगे भाई। इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है ना, हमारे इधर इतना इतना रिसोर्सेस है, इतनी फर्टाइल लैंड है। और उस वक्त तो हमें कहा भी जाता था भाई भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्डन वर्ल्ड। तो अब ये आ गए। अब इनके जो चार्टर में था, हमें तो पता नहीं था भाई कि ये मोर देन ए ट्रेडर्स है।
यहाँ पे कुछ और ही करना है। ठीक है। और जो मेन हुआ कि कंपनी ने ओवरटेक किया, उसका कारण ये है, बैटल ऑफ बक्सर, इसको कह देंगे फाइनल नेल इन द कॉफिन। ठीक है। तो जो हमारे मुगल राजा थे, वो बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे। एक्चुअली कंबाइन में हुआ था कि बंगाल के नवाब, अवध के जो नवाब थे, और मुगल एम्परर, ये तीनों हार गए थे ब्रिटेन से। ठीक है। और एक हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि मुगल एम्परर को साइन करना पड़ेगा। ठीक है। इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स क्या होता है, एक फरमान इशू किया दीवानी राइट्स का। डिवाइन राइट्स क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो इंडिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड है, जो इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉस्परस लैंड है, उसके रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स हमने ब्रिटिश को दे दी। और कितने पेमेंट्स में, 26 लाख के पेमेंट्स में। मतलब वी आर गिविंग यू लैंड वर्थ ऑफ 100 करोड़, एंड इन रिटर्न यू आर गिविंग अस व्हाट, 26 lakhs ओनली। मतलब दैट्स जस्ट पीनट्स। ओके। तो ये मेन बात थी। इसके बाद इन लोग को मिल गया दीवानी राइट्स। तो अब मेन क्या हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, कि ये पीछे अपन देखेंगे 1764 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता। इतने प्रॉस्परस इनको लैंड मिली। और ऐसा क्या हो गया कि हमें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ गया। तो उसका रीजन ये है जो मैंने रेड से लाइन किया हुआ है। ठीक है। तो इन 1773 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन डायर फाइनेंशियल स्टेट्स, यानी काफी मतलब लोन आ गया था उन पे। और ये अपना बिजनेस रन करने में सक्सेसफुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको कंपनी पेड कितना, यूरो 40,000। और 2015 के हिसाब से, जब का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 2015 का, ये 46.1 मिलियन यूरोस था। ठीक है। इतना उनको अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ता था अपनी मोनोपोली कंटिन्यू रखने के लिए। तो उतना भी वो नहीं दे पा रहे थे। इसका मेन रीजन क्या था, जब उनको वो मिला ना फरमान, तो ट्रेड राइट्स उनको फ्री मिल गए कि अब आपको कोई कहीं पैसे वैसे नहीं देने, अब आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ओपन मार्केट वाली सिस्टम हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी के जो ऑफिसर थे वो अमीर हुए जा रहे थे, वो इतने करप्शन में लीन हो गए कि अपना वो फ्री ट्रेड वाला पास इंडियंस को भी दे दिया। इंडियंस भी उससे फीड कर रहे थे, उसको बेच दिया कुछ पैसे में। तो जो जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश कंपनी के, वो अमीर हुए जा रहे थे। और ब्रिटिश कंपनी अंगे लोन मांगे जा रही थी। तो उन्होंने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी, हम एक एक्ट लाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। आपकी जो पॉलिसीज है उसको रेगुलेट करेंगे। हम देखना चाहते हैं आखिर क्यों, वाई यू हैव द लैंड ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यू हैव दिवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड स्टिल यू आर इन डेट, यू आर आस्किंग अस फॉर डेट। आपके ऑफिसर्स इतने रिच हो हैं, कंपनी गरीब होती चली जा रही है, ऐसा क्यों है? उसके लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। तो ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है। तो इसके पहले कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी के जो अपने रूल्स थे, वो जो रूल्स चाहते वो बनाते थे। लेकिन पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कि नहीं, हम आपके थोड़े थोड़े अफेयर्स को तो रेगुलेट करेंगे ही करेंगे, तभी हम आपको इतना लोन दे पाएंगे। आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंट्री आईएमएफ से लोन मांगने जाती है कि हमें लोन चाहिए, तो आईएमएफ को इतनी शर्तें रखता है कि आपको अपने अपने इकोनॉमी में, अपने गवर्नमेंट में ही चेंज करनी पड़ेगी, तब हम आपको लोन दे पाएंगे। तो ऐसा उस वक्त भी था, आपको हम अंधा लोन तो दे नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक लाइन जो यहाँ पे रेड में लिखी हुई है, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एग्जाम में एज इट इज पूछती है कि विच एक्ट, कौन सा एक्ट ये काम करता है। ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइड द, विच एक्ट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये मेन बात हुई, ये एज इट इज एग्जाम में आता है, तो जो भी देख रहा हो उसकी नोट्स बना ले। अब प्रोविजन क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे उसके। ठीक है। तो पहली बात, द एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन टेरिटोरियल पोजेशंस इन इंडिया, बट सॉट टू रेगुलेट एंड एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के पावर में ले लिए कि अब आप कुछ करोगे नहीं, जो करोगे हमारी मर्जी से करोगे, आप अभी भी प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन हम थोड़े थोड़े रेगुलेशंस आप में करेंगे, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसलिए इसको रेगुलेटिंग कहते हैं, इसलिए इसको रेगुलेटिंग कहते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा सीधा एक्ट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्होंने पावर ले ली। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर ले ली थी तो उसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे करके हम अपन उसको लिखते थे।
ठीक है, तो अब एक्ट के जो मेन प्रोविजंस वो क्या है? एक्ट प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल along with four counselor of in the presidency of Fort William jointly called। तो एक बात ये है कि आपको पहले पता होगा कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर्स हुआ करते थे, बंगाल के, मद्रास के, बॉम्बे के, ये गवर्नर्स हुआ करते थे। लेकिन अब इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगा गया, ठीक है, और उनके साथ साथ गवर्नर जनरल की एक काउंसिल भी बनी, 4 मेंबर काउंसिल थी, जो डिसीजन होते थे वो वोट से तय कर लिए जाते थे। ठीक है, तो इस रूल के बाद वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम ये बनता है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। कुछ और रूल ये जो मैंने बताया, द गवर्नर इन काउंसिल एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नाउ दे कुड नॉट बीच वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स विदाउट बंगाल अप्रूवल। तो ये बताया कि इसको बोलते हैं पहला स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि एक जगह एक सेंटर पे हम सारी पावर केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी ऐसा देखने में आता है, कुछ कुछ जगह सेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे चाइना में देखें तो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके सारे डिसीजन लेती है। इंडिया में देखें तो इंडिया में फेडरेशन, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है। ये हम लोग 7 शेड्यूल में देखते हैं, जब इंडियन पॉलिटी कराऊंगा मैं तो उसमें बताएंगे कि 7 शेड्यूल में देखते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, कुछ सेंटर की होती है, कुछ दोनों के मिलके होती है, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या हो गया, मद्रास और बॉम्बे की फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर आ गए। ठीक है, अब जो भी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे, बिना बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परमिशन के वॉर नहीं कर सकते थे। पहले वो अपनी वॉर करते थे, ये अपना वॉर करते थे। ठीक है, तो और कंपनी के जो डायरेक्टर्स, एज यू नो ये प्राइवेट कंपनी थी, तो जैसा आज भी अपन देखते हैं कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, तो इसके भी थे। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, दे वर डायरेक्टेड टू मेक पब्लिक ऑल करस्पॉन्डेंस ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स विद इंडियन अथॉरिटीज बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनसे बोला गया कि कंपनी के जो भी मैटर हो, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हो इंडियन से रिलेटेड, उसको ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने रखा जाए। ठीक है, कि जो भी यहाँ रेवेन्यू खर्चा हो रहा है, जो भी सिविल में खर्चा हो रहा है, जो भी मिलिट्री मैटर में खर्चा हो रहा है, वो सारे जो डेटा है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने रखी जाए। ये भी इसका प्रोविजन था। ठीक है, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट, द सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कौन सा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, इसकी इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एज इट इज आता है कि विच एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और एक क्वेश्चन और भी है, विद सर एलिजा एम्पे एज इट फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो ये भी पूछता है कि जो कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट था उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो एलिजा एम्पे इनका नाम था। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जजेस जो थे वो इंग्लैंड से आते थे, सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट, नॉट ऑन इंडियन नेटिव्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये एक्ट बना ना, तो ये ब्रिटिश, खाली जो सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है ब्रिटिश जो सब्जेक्ट था, इंडियन नेटिव्स का नहीं था, उनके लिए अपनी थी। फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत जो चल रही थी वो थी। लेकिन फिर इसको लेके बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब आगे देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो भाई जब एक्ट आया 1773 तो ये परफेक्ट तो था नहीं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो ड्रॉबैक्स इसके पढ़ लेंगे। द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। तो बताया ना, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, 4 मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल बने थे, तो उसमें गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। तो जो भी डिसीजन होता था वो ग्रुप के मेजोरिटी से होता था। तो कभी कभी ऐसा था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है और गवर्नर जनरल है उनके वैचारिक मतभेद, ठीक है, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल को अपना काम करने में दिक्कत आती थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई बाद में, गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं थी। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ इंडियन। हाँ, तो भाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मेन इंडियन पॉपुलेशन हु आर पेइंग यू द रेवेन्यू, हु आर पेइंग यू द टैक्सेस, दिस एक्ट डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो जो भाई टैक्स दे रहा है, जो तुम्हें पैसे दे रहा है, जो कंपनी को पैसे दे रहा है, उनके बारे में कुछ था ही नहीं। ये ब्रिटिश क्राउन था, अपना एक्ट, अपनी कंपनी थी, उनको रेगुलेट करे
और हमारे बारे में कुछ नहीं। जो टैक्स दे रहा है, जैसे दे रहा है, जैसे लिया जा रहा है, सब सही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आपकी मर्जी, आप देखिए। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के बाद जो मेन था, जिसका रीजन था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था कंपनी के ऑफिसर्स में, थर्ड पॉइंट जो है, तो करप्शन को रोक नहीं पाया। ठीक है, तो करप्शन को रोकने में ये असफल रहे। ठीक है, तो जो मेन बात थी इसकी, ये वही पूरी ही नहीं कर पाया, तो फिर क्या फायदा इस एक्ट का। इसके बाद इसको सही करने के लिए दूसरा एक्ट आया, उसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और चौथी पार्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी, मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था स्टार्टिंग में, इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेटिव्स के ऊपर भी ट्रायल चलाए थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी ये वेल डिफाइन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ अब ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम देख लेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैप्टर का यूज बहुत है। ठीक है, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अंडर विच चेक द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज मेड, बताया था। एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है पिछले। तो रेगुलेटिंग आउट ऑफ 1773, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा, अंडर विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टेकन फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, तो ये भी बताया था, स्लाइड में लिखा हुआ है। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। आजकल सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो स्टेटमेंट दे देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब सीडीएस में क्या, अब तो अभी सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे, तो ही कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा है, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। तो देखो, फिलहाल तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए आया था, और सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट भी इसी एक्ट से हुई। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होते हैं। अगर तुम लोग को पसंद आया तो लाइक कर दो, और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।